गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा रहे थे अलैंगिक जनन, जिसमें हमने आपको अलैंगिक जनन में प्राकृतिक कायिक जनन तथा उसके भाग पढ़ाए थे। फिर उसके बाद हमने बताए थे कृत्रिम कायिक जनन तथा उसके भी भागों को बताया था। तो ये सब अलैंगिक जनन के अंतर्गत थे। अब हम आज आपको पढ़ा रहे हैं लैंगिक जनन। तो सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे लैंगिक जनन। जिन्हें हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं द्वारा दो जनकों का मतलब माता और पिता से नई संतान का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाएं दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण करती हैं, जो स्वतः एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इन युग्मकों के संयुग्मन से नई संतान की उत्पत्ति होती है। ये युग्मक अपने व्यवहार के अनुरूप नर एवं मादा में वर्गीकृत भी हो जाते हैं। इनका निर्माण एक ही जनक या दो अलग अलग जनकों से हो सकता है। जब इनका निर्माण अलग अलग जनकों में होता है तो उनमें अलग अलग लिंग का निर्धारण भी होता है। यदि नर युग्मक वाले जनक है तो उसमें पिता के जनक होंगे और मादा युग्मक वाले में माता जनक कहेंगे। तो ये थे आपके लैंगिक जनन। और अब इसी की लैंगिक जनन की हेडिंग है लैंगिक जनन के लक्षण। लैंगिक जनन के लक्षण, इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे। इस विधि में मुख्यतः पूरक लिंग जनक स्त्री व पुरुष सम्मिलित होते हैं। नंबर 2, इन जनकों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नंबर 3, इसके पश्चात मादा नर युग्मकों का निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नंबर 4, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने माता पिता के पूर्णतः समरूप नहीं होती, लेकिन अधिकतर इनमें लक्षण समान होते हैं। नंबर 5, लैंगिक जनन अधिकतर कुछ पादपों एवं जंतुओं में होता है। तो ये थे इसके लक्षण। अब आपको लिखना है जीवन की अवस्थाएं, यानी कि लैंगिक जनन में जीवन की अवस्थाएं कितने प्रकार से होती हैं। तो हेडिंग डालेंगे जीवन की अवस्थाएं। इसे हम कह सकते हैं फेसेस इन लाइफ साइकिल। फेसेस इन लाइफ साइकिल यानी कि जीवन की अवस्थाएं। तो प्रजनन के संबंध में जीवों के जीवन चक्र में मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, सभी लोग जानते हैं। जैसे सबसे पहले किशोरावस्था, सभी जानते हैं, यानी कि बाल्यावस्था जब आ जाती है किशोरावस्था। फिर प्रजनन अवस्था, जब वह युवा हो जाता है, यानी कि प्रजनन करने की शक्ति जब उसमें आ जाती है तो उसे प्रजनन अवस्था कहते हैं। वह जीर्णावस्था यानी कि वृद्धावस्था। तो ये जीवन की 3 अवस्थाएँ होती हैं। तो हमने आपको सबसे पहले कौन सी बताई है? किशोरावस्था। तो हम हेडिंग भी डालेंगे किशोरावस्था। क्या हो गया ये? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था क्या है? जब जीव के जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन काल होता है तो इस काल में जीव में तीव्रता से वृद्धि होती है और जीव के समस्त स्रोत
वृद्धि एवं विकास में प्रयुक्त हो जाते हैं। किशोरावस्था को पादपों में कायिक अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि जीवों में जैसे किशोरावस्था कहेंगे तो पादपों में हम इसे कायिक अवस्था कहते हैं। तो ये थी आपकी किशोरावस्था। दूसरी हेडिंग इसी की हमने जो आपको बताई थी वो कौन सी है? प्रजनन अवस्था। प्रजनन अवस्था क्या है? यानी कि जब वो किशोर हो जाता है, युवा हो जाता है, तो उसमें प्रजनन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि अपने जैसी ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो जाती है, तो वह क्या कहलाती है? प्रजनन अवस्था। तो समझेंगे, यह जीव के जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें जीव जनन क्षमता विकसित कर लेता है। और प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को यौवनारंभ भी कहा जाता है। इस काल में लैंगिक अंगों का विकास एवं उनमें परिपक्वता भी विकसित हो जाती है। इस अवस्था में वृद्धि धीमी होती है। तो ये थी आपकी प्रजनन अवस्था। अब नंबर 3 हेडिंग डालेंगे, जीर्णावस्था। कौन सी अवस्था है? जीर्णावस्था। इसे समझेंगे, जीर्णावस्था क्या है? यानी कि जीर्णावस्था वह अवस्था है जो प्रजनन के पश्चात आती है। तो यह प्रजनन के पश्चात आने वाली अवस्था कहलाती है, जिसमें जीव के शरीर की कार्य की एवं संरचना का पतन होने लगता है। यानी कि जब कार्य करने की जो उसके अंदर शक्ति होती है वह क्षीण होने लगती है, और जो उसकी संरचना बनी होती है वह भी ढलने लगती है, तो पतन होने लगता है। और प्राकृतिक मृत्यु का संयोग समय के साथ बढ़ने लगता है, यानी कि वह मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है, उसकी उम्र करीब आने लगती है। इस काल में शरीर के सभी देह अंग व ऊतकों की कार्य क्षमता घट जाती है, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तथा इनकी जो कार्य करने की शक्ति होती है वह भी कमज़ोर हो जाती है और धीरे धीरे जीव की मृत्यु हो जाती है। तो ये थी इसकी जीर्णावस्था। अब हम आपको पढ़ाएंगे लैंगिक जनन की घटनाएं। तो हेडिंग डालेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं, इसे हम कह सकते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन की घटनाएं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन करने वाले जीव परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक जनन से संबद्ध रचनाएं एवं प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न जीवों में अलग अलग होती हैं, लेकिन सभी जीवों में कुछ आधारभूत समानताएं भी पाई जाती हैं, जैसे युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतरण, नर व मादा युग्मकों का संलयन एवं भ्रूण जनन। लैंगिक जनन की श्रृंखलाबद्ध घटनाओं को 3 अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। पहला है आपका निषेचन पूर्व घटनाएं। तो सबसे पहली आपकी घटना है वो है निषेचन पूर्व घटनाएं। आपका दूसरा इसी में है वो है निषेचन, और तीसरा है वो है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं क्या है? सबसे पहली हेडिंग है, यानी कि निषेचन से पहले होने वाली जो घटनाएं होती हैं उसे हम निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। तो ये इसमें बताया गया है कि युग्मकों के संयोजन या निषेचन से पूर्व
की सभी घटनाएं चरण में सम्मिलित होती हैं तथा इसमें 2 घटनाएं मुख्य होती हैं। सबसे पहली युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण। यानी कि युग्मक जनन क्या है? तो एक दुगुणित मात्र जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप नर व मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि लैंगिक कोशिकाओं में युग्मक निर्माण एवं विभेदन की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। इसी के अंतर्गत ही हम युग्मक जनन के अंतर्गत ही हम जीवों के गुणसूत्रों की संख्या भी के बारे में जान सकते हैं, जैसा हम आपको अभी बता रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या, तो 3 कॉलम आपको बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम है जीवों का नाम, फिर दूसरा कॉलम नर एवं मादा में गुणसूत्रों की संख्या, और तीसरा कॉलम है नर एवं मादा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में 23 जोड़े यानी कि जो युग्मक हैं, एक युग्मक आप देख रहे हैं जो n है वो एक युग्मक है, और जो 2 युग्मक है वो 2n है। तो इसमें 23 नर एवं मादा में युग्मकों की जो संख्या होती है वो 23, यानी कि 2 मिला लेते हैं जब हो जाती है 46। इसी प्रकार कुत्ता में होते हैं 39 और जोड़ी में होते हैं 78। इसी प्रकार चूहा में 21 के जोड़े होते हैं जो पूरे होते हैं 42। इसी प्रकार बिल्ली में 19 जो पूरे मिलकर हो जाते हैं 38। इसी प्रकार से घरेलू मक्खी में 12 जो दोनों के जुड़ने पर हो जाते हैं 24। इसी प्रकार से फल मक्खी में 4 जो 2 हो जाते हैं 8। तितली में 190 जो हो जाते हैं पूरे 380। इसी प्रकार एस्केरिस में 1 और जुड़ने के बाद 2। तो इसी प्रकार से हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में होते हैं 2 और जुड़ने पर हो जाते हैं 4। प्याज में 16 होते हैं और जुड़ने पर दोनों की संख्या यानी कि 2 युग्मनज जब बन जाते हैं तो हो जाते हैं 32। तो ये चावल में 12 24, मक्का में 20 40, आलू में 24 और 48। इसी प्रकार फर्न एक पादप होता है जिसमें 630 होते हैं और 1260 हो जाते हैं। इसी प्रकार सेब में 34 68। तो ये थे आपके कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या। कल हम आपको इसी के आगे पढ़ाएंगे पादपों में युग्मक जनन।